तो हमारे साथ ब्रिगेडियर मसूद खान भी मौजूद हैं और हमारे साथ इंडियन जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं। सो आई कम टू यू। इस वक्त जो रजीम चेंज की बातें होती रही मोहम्मद जॉन हुसैन साहब, अब ये लगता है सीज़ फायर के बाद कि सीज़ फायर का बयानिया ख़त्म हो गया है और ये जो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट है ये एक्चुअली काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। इज़ दैट करेक्ट? जी, बड़ी अच्छी आपने चीज़ नोटिस की। देखें, रजीम चेंज का बयानिया बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, पिक्चर से बिल्कुल ही बाहर हो गया। और रजीम चेंज ही नहीं सिर्फ, बल्कि जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम के ऊपर, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो असेसमेंट्स थी वो भी चेंज हो गई। शुरू में उन्होंने कहा, ट्रम्प साहब ने, कि हमने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। नेतन्याहू ने भी कहा हमने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। बाद में रिपोर्ट्स आना शुरू हुई। इजरायली ऑफिशियल्स ने ABN न्यूज़, जो ABC न्यूज़ को बताया है, वो यही बताया है कि सक्सेसफुल नहीं रही। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यही रिपोर्ट किया, CNN ने भी यही रिपोर्ट किया, IAEA की असेसमेंट भी यही कहती है। रेडिएशन लीक्स बिल्कुल भी नहीं हुई। यहाँ पे लोकली भी जो ऑफिशियल्स का जो बयानिया है और जो नज़र आ रहा है कुम के और इस्फहान के लोगों से भी पूछ के, तो कोई रेडिएशन लीक नहीं है। स्टॉक पाइल्स इंटैक्ट हैं। फिजिकली जो डैमेज हुआ है वो सिर्फ एंट्रेंस और एग्जिट्स पे हुआ है, और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ है जो ऊपर था, क्योंकि ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान ने अपनी फैसिलिटीज़ बनाई ही इस तरीके से थी कि उनको बिल्कुल ही अंडरग्राउंड किस लेवल पर रखा गया एग्जैक्टली ये नहीं बताया जा रहा, लेकिन एस्टिमेशन मुख्तलिफ दी जा रही हैं। तो जो आई वुड से मिलिट्री एडवेंचरिज्म थी यूनाइटेड स्टेट्स की, बिला वजह जो है वो आके पैसे ज़ाया करना, आई वुड से इज़ काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि रजीम के हवाले से और ज़्यादा लोग स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, रजीम को और सपोर्ट में आ गए हैं। मैंने पर्सनली जाकर देखा लोगों को, मैंने लोगों से बात की, मैंने वीडियोस भी पोस्ट की हुई हैं अपने ट्विटर और फेसबुक पे, देख लीजिएगा अगर देखना हो। बेहिजाबी लड़कियां, हिजाब में लड़कियां, जो दाढ़ी वाले लोग, बग़ैर दाढ़ी वाले लोग, बच्चे बूढ़े जवान वहाँ पे जो नारे लगा रहे थे, वो इंटरेस्टिंगली सिर्फ मार बार इजराइल या मार बार अमरीका के नारे नहीं थे। वो एक नारा ये भी था, मार बार ज़िद्दे विलायत फ़की। मार बार ज़िद्दे विलायत फ़की का मतलब ये है कि जो विलायत फ़की का निज़ाम नहीं मानते, जो सुप्रीम लीडर का निज़ाम नहीं मानते, उन पे भी वो जो है वो कर्ज कर रहे थे। मैं कहूँगा डेथ टू भी कहा जाता है और लानत भी कहा जाता है इस वर्ड को। बहरहाल तो ये चांस नज़र आ रहे थे, और ऑपोजिशन की तरफ से भी कोई इस वक्त बिल्कुल आई वुड से यूनाइटेड फ्रंट पे ये लोग खड़े हुए हैं। कोई इस वक्त टेंशन नहीं है ईरान के अंदर। सो आई वुड से आज जितना सेंटिमेंट लोगों का हाई है गवर्नमेंट के लिए, उतना अहमदीनेजाद साहब के बाद उतना कभी भी नहीं रहा। राइट। सो ब्रिगेडियर साहब, अमेरिकी प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि गाज़ा के हवाले से भी पेशरफ्त होने जा रही है। हमास ने भी कहा है कि जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात में तेज़ी आ रही है। सो क्या हम वहाँ भी कोई ऐसी एफर्ट देख सकते हैं? जी, वो पीछे मेरे ख्याल में स्टीव विटकॉफ बिहाइंड द सीन बड़े इफेक्टिव थे और एक्टिव भी थे, और इसमें कुछ प्रपोजल्स ऑलरेडी उन्होंने हमास को दी थी। हमास ने एक आध चीज़ में तब्दीली की थी, तो दैट्स वाई एक इंडिकेशन उन्होंने दी है कि वो जिस तरह उनकी तारीफ भी कर रहे थे कि वो किसी चीज़ पे कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। और मुझे ये भी लगता था जब बातचीत ईरान की होनी थी तो उसमें ईरान ने ये पॉइंट भी रखना था कि गजा में आप सीज फायर करवाएं। तो मेरे ख्याल में उस डायरेक्शन में स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली देखें, जब पूरी दुनिया ईरान और इसराइल के चक्कर में इधर कंसंट्रेट कर रही थी, तो वहाँ पे नेतन्याहू अपने जो एयरफोर्स और बाकी से लेके वहाँ पे एक जेनोसाइड इसकी जारी थी, और बहुत सारे जो इनोसेंट लोग थे जो राशन लेने के लाइनों में खड़े थे, और बराबर लगातार उनकी वहाँ पे किलिंग्स हो रही थी। देर अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव है। और आप देखें सारी जो डेवलपमेंट्स है, अगर आप देखें कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे शुरू में ही वाज ए पार्टी विद इजराइल, बाद में एकदम ही बिकेम मीडिएटर भी बन गए, और आके उन्होंने कहा मैं डील करवा रहा हूँ, फिर सीज फायर की बात की। सो क्रेडिट उनको ये भी जाता है। पाकिस्तान इंडिया का क्रेडिट वो पहले से भी ले रहे हैं। सीज फायर अब जब इधर बात होती है गजा की, तो वो भी क्रेडिट लेंगे। और साथ आज उन्होंने कहा मैं कांगो रवांडा में भी बातचीत करवा रहा हूँ, और आगे पीछे बहुत सारे ममालिक की उन्होंने बात की। सो आप देख लें, मेरा ख्याल में ये नियर फ्यूचर में इवन अरब गल्फ कंट्रीज भी इनको रिकमेंड कर देंगे। दे विल एंडोर्स पाकिस्तान, इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर जॉइनिंग अस। एंड मोहम्मद जॉन, कपल ऑफ क्वेश्चंस टू यू नाउ। इस सीज फायर का तमाम क्रेडिट अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद ले रहे हैं, आप भी ये क्रेडिट उनको दे रहे हैं ईरान में, या कहीं और दिया जा रहा है? देखिए, ईरान में सीज़ फायर का क्रेडिट ईरान की अटैक्स को दिया जा रहा है। जहाँ तक मैंने लोगों से बात की है तो बताया जा रहा है कि ईरान ने इतना शिद्दत से इसराइल को डैमेज किया था कि इसराइल फिर ट्रम्प साहब के पास गया और उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमारी मदद करें किसी तरीके से, और फिर ट्रम्प साहब ने जो है वो
कतरी अमीर को फ़ोन किया और मीडिएट कराने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो वहाँ दिया जाए। ठीक है, अनदर क्वेश्चन, अमरीकी सदर का कहना है कि ईरानी एटमी तनसीबात तबाह कर दी गई हैं और अब ईरान कभी अपनी एटमी तनसीबात दोबारा नहीं बना सकेगा, लेकिन ऑब्वियसली इतलात कुछ और हैं। ये भी है कि हमलों से पहले 400 किलोग्राम यूरेनियम की मुंतकली के हवाले से कहा जा रहा है कि वो हो गया था। सो इस वक्त आपके पास सलाहियत मौजूद है एटम बम बनाने की? देखें, एटम बम बनाने का मवाद मैं नहीं कहूँगा। 60% से ज़्यादा इनरिच्ड यूरेनियम मटेरियल इज़ नॉट इनफ टू क्रिएट अ न्यूक्लियर बॉम्ब। वो 90% से ज़्यादा जब इनरिचमेंट होती है तब उसको वेपनाइज किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टॉक पाइल है वो वेपनाइज नहीं है, वो इनरिच्ड है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल जो मुझे पता चला वो यही पता चला है कि इंटैक्ट है, कोई डैमेज नहीं हुआ। और सिर्फ मुझे क्या पता चला, अब तो आपको भी पता चल गया है, सेंटकॉम की अपनी रिपोर्ट है, CNN की अपनी स्टेटमेंट है, CNN के ऊपर जो है वो असेसमेंट है, इजरायली ऑफिशियल्स की अपनी स्टेटमेंट है ABC न्यूज़ को, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को आप उठा के देख सकते हैं और आपको खुद भी पता चल सकता है कि वो जो स्ट्रेटिजिक ऑब्जेक्टिव्स इजराइल पूरे करने आया था यहाँ पे और अमेरिका पूरे करने आया था, वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए। तो बिल्कुल भी यहाँ पे लोकल, अगर मैं बिल्कुल अपना लोकली बताऊँ कि मुझे क्या पता चला है, वो ये पता चला है कि कोई रेडिएशन लीक्स नहीं है। एज़ कन्फर्म्ड बाय IAEA रेडिएशन लीक्स नहीं हुई। डैमेज जो है वो मिनिमल है। अभी असेसमेंट जारी है उसकी कि कितना ज़्यादा है, वो तो कंप्लीट असेसमेंट जब आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन इनिशियली कहा जा रहा है कि इंटैक्ट है इनकी सेंट्रीफ्यूजेस भी, और सेंटकॉम भी यही कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूजेस जो है मोस्टली इंटैक्ट हैं। तो लेट्स सी, ओनली टाइम विल टेल कि कितना जो है वो डैमेज हुआ है। बट अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट न्यूयॉर्क में हो रही है। सवाल यह है कि क्या न्यूयॉर्क सबको पता है कि हब है अमेरिका का, एंड अमेरिका अगैन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सब एक ताकतवर मुल्क के तौर पे इसको जानते हैं। वहाँ पे न्यूयॉर्क में क्या पहले मुसलमान मेयर बनने जा रहे हैं? फाइनली क्या न्यूयॉर्क को एक मुसलमान मेयर मिल जाएगा? आपको ये भी पता है कि वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ पे मेयर की पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे लोकल बॉडी डिज़ोल्व हुई है, उनके पास पावर है। सो इसलिए मेयर इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। जो ख्वाहिशमंद हैं वो ज़ोहरान ममदानी हैं और डेमोक्रेट पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। जो प्राइमरी इंतखाबात थे उसमें वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इस वक्त वो बड़े डिस्कस हो रहे हैं हर तरफ, अमरीकी अखबारों में भी, मीडिया में भी, सोशल मीडिया पर। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी इंतखाबात के नताइज में भारतीय निजात मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने अपने जो मद्दे मुकाबिल हैं उनको शिकस्त दे दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी के इंतखाबात में 11 लाख अफराद ने वोटिंग की। नताइज के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी को 43.5% वोट मिले। इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार एंड्रू कोमो को 36.4% वोट मिले। अब ये स्पीच भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, इनकी बड़ी पजीराई हो रही है और उनका जो बड़ा लेफ्टिस्ट स्टांस है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में वैसे भी ज़्यादातर लोग बाएं बाजू के या लेफ्टिस्ट ही कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, जैसी बातें की हैं, वो जिक्र करते हैं बॉलीवुड का, वो जिक्र करते हैं आप कह लें कि साउथ एशियन कल्चर का, और बहुत सारी बात ख़ास तौर पे इज़राइल के हवाले से भी उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं या फ़लस्तीन के हवाले से, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है।